तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 202 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग वहाँ पे बैल्कनी में बैठ के अपने उसी ब्लड फ्लोटिंग मैनुअल को सीख रहा होता है ताकि वो अपने पावर को बढ़ा सके। और अब फिर में बताया जाता है कि लू फेंग उसी बालकनी पे बैठा हुआ होता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और अभी के दरमियान लू फेंग फर्स्ट लेवल हेवनली ब्रिज को पास आउट कर चुका था और उसे अपने टैबलेट को फिर से पढ़ने का चांस मिल चुका था। लेकिन लू फेंग इतनी भी जल्दबाजी में नहीं था, उसने पहले अपने फ्लड फ्लोटिंग मैनुअल के एक्सप्लेनेशन को सीखना था, जिसके कारण वो इसको और भी अच्छे से जान पाता था और अपने टैबलेट को अच्छे से जान पाता। और अब फिर लू फेंग अपने उसी ध्यान में लगे हुए रहता है और यहाँ पे वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा होता और इसी के साथ वो अपने चांस को लिमिट कर रहा होता। और अब फिर हमें यहाँ पे टाइम लैप्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत फनी है, आपको सुनकर जरूर हंसी आएगा। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि चाइना 2075 जून 9 लू फेंग अपने ब्लड फ्लोटिंग मैनुअल को एक्वायर कर लेता है और अपने प्राइमरी केओस सिटी में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर लेता है। वहीं पे ईयर 2075 सितंबर में गुसिलाओ अपने फर्स्ट लेवल ब्रिज को पास आउट कर लेता है और उसी के कुछ दिन बाद ही लॉन्ग यू वो दोनों भी अपने फर्स्ट लेवल को पास कर लेते और ये दोनों वही बंदे थे जो कि बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहे थे। और अब फिर ईयर 76 जनवरी लू फेंग अपने सिटी लीडर रेजिडेंस में एंटर हो जाता है और वो अपने टैबलेट को फिर से पढ़ने लगता है। वहां पे 7 दिन स्पेंड करने के बाद उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके होते हैं और वो अपने फर्स्ट ब्लेड को माइंड में लिए हुआ और उसका फीलिंग भी और भी ज्यादा स्पेशल हो चुका था। और इसी के दरमियान उसे बहुत ही बाकी चीजों के बारे में पता चलता और अब फिर हमें ईयर 76 to 77 दिखाया जाता है जहाँ पे मान का प्रिंस वुका क्यूसी और बाकी ऐसे बंदे थे जो कि अपने फर्स्ट लेवल को ही पास कर चुके थे। यहाँ तक कि वुका क्यूसन वो बाकी सब स्लो थे, लेकिन वो लोग इतने भी स्लो नहीं थे। और अब फिर हमें टाइम के बारे में बताया जाता है कि चाइना के हिसाब से 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी लू फेंग के पास 1 साल ही बीते हैं क्योंकि यहाँ का टाइम फ्लो अलग है। इसी कारण यहाँ पे वो सब 1 साल ही स्लो हुए थे। और अब फिर हमें बताया जाता है कि इन 2 से 3 सालों में प्राइमर के सिटी के हेवन एंड राउंड रीजन में यहाँ पे लास्ट फेल के जीनियसिस में कई सारे लोग थे जो कि अपने फर्स्ट लेवल को पास आउट कर चुके थे। और अभी हमें एक और चीज बताया जाता है कि 1000 जीनियसिस में सिर्फ 800 सर्वाइवर्स ही बचे होते हैं, बाकी के 200 सर्वाइवर्स तो बाकी सारे में मारे जा चुके थे उस बीस्ट हंटिंग के दरमियान। और अभी के दिन में हमें बताया जाता है कि यहाँ का 4th ईयर लास्ट लेवल पास आउट करने का था। और फिर हमें बाकी सारी चीजों के बारे में बताया जाता है और फिर हमें एक्चुअल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाइना ईयर 2082 अगस्त का टाइम चल रहा होता है। लू फेंग का सबसे बड़ा बेटा लुओ पिंग वो अपने शादी कर चुका होता है, उसके बच्चे भी उसी साल में आ चुके थे। बहुत फास्ट यार वो सब। और अब फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे यूजुअली शादी तो 19 साल की होती है, लेकिन लू फेंग ऑलरेडी 22 साल का हो चुका था, लेकिन इसलिए उसने शादी कर लिया। और अभी के दिन में लू फेंग को इसके बारे में पता चलता है, वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि वो तो ऑलरेडी ग्रैंडफादर बन चुका है। वह फिर में धरती का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईयर 86 हो जाता है और अर्थ के बेसिस और भी फैलने शुरू हो जाते हैं। और स्वेलिंग बेस्ट के इंसिडेंट का अभी तक का 20 साल गुजर चुका होता है और इन सारे 20 सालों में यहाँ पे अर्थ अपर एचुरन उन सारे कंट्रोल नहीं कर रहे होते बच्चे को जन्म देने में, इसलिए वहां पे बेमर्जी जितना बच्चा पैदा करना वो करते रहते थे। और यहाँ पे इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे उन सबको पता था जितनी ज्यादा उनके पास वॉरियर्स होंगे उतने ज्यादा उनके पास होप होंगे, लेकिन यहाँ उन सबको रिसोर्सेज का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसे आप बच्चे पे बच्चे पैदा करना ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया। और अब फिर हमें यहाँ और भी बताया जाता है कि अर्थ बहुत सारे यूनिवर्स से इंटरेक्ट करने लगे थे और वहाँ पे उसने ट्रिलियंस ऑफ रेसेस को भी डिस्कवर कर लिया था और अर्थ के ह्यूमन को रेस वैसे ही थे और यहाँ पे वो सब भी इन सब को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अभी के दरमियान उसकी टेक्नोलॉजी भी और भी एडवांस होने लगी थी जिसके कारण वो लोग भी अर्थ के पावरफुल बन रहे थे। और अब फिर हमें ईयर 88 का दिखाया जाता है जहाँ पर के अर्थ ह्यूमंस बाकी के टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने लग और अर्थ के ह्यूमंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने लग।
अब यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है कि जैसे कि वहाँ पे लू फेंग ट्रेनिंग कर रहा था उन बीस्ट को मार के, वैसे ही यहाँ पे अर्थ ने उन सारे बीस्ट को कैप्चर कर लिया था। उन सब बीस्ट को यूज कर देते हैं कट को ट्रेन करके और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। और अब फिर हमें ईयर 89 का दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का छोटा बेटा वो भी यूनिवर्स में आ चुका होता है, वो भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चालू कर देता है। और अभी के दरमियान ओल्डर सन लू पिंगो जहाँ स्टडी था और यहाँ पे लू हुआ वो अपने फादर का वर्शिप किया करता था, इसलिए वो यूनिवर्स में एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। और लू फेंग ने भी उसको मना नहीं किया और उसके लिए भी गानू डोजो में इंटर करने का बंदोबस्त कर दिया। फिर ईयर 92 दिखाया जाता है जहाँ पे अर्थ के ह्यूमंस पैसिफिक ओशियन में भी अपना बेस बनाना स्टार्ट कर चुके थे, जिससे कि आप अंदाजा लगा लो कि उनकी टेक्नोलॉजी किस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो एक फ्लोटिंग आइलैंड भी बना सकते थे। यहाँ पे ईयर 99 जो कि उसने अपने एरिया को मार्स तक भी ले जाना शुरू कर दिया था। उसने अर्थ को तो छोड़ा नहीं, मार्स पे भी जाके कचरा फैलाएंगे। और अब फिर लू फेंग ये सब सुनकर बहुत ज्यादा स्टर्न हो चुका था। और अभी के दरमियान चाइना ईयर 2103 को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का खुद का ग्रैंडसन होता है। और यहाँ पे लू फेंग के बेटे भी शादी कर चुके थे जो कि उसके लिए बहुत ही शौक था। और अभी के दरमियान लू फेंग अभी प्राइमेट के उस सिटी में था जहाँ पे लू फेंग को 30 साल तक रुकना था, लेकिन टाइम फ्लो के चलते वहाँ एक्चुअल यूनिवर्स में 100 साल बीत जाएंगे। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं तो पोते के पोते भी पैदा हो चुके हैं। और लू फेंग भी कहता है कि इसी कारण यहाँ के एंशिएंट बीइंग्स ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से रह लेते। और अभी के दरमियान हमें एक और चीज बताई जाती है कि अर्थ पे 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ प्राइमेट के उस सिटी में सिर्फ 10 ही साल गुजरे हुए हैं। और यहाँ पे अर्थ की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो बहुत ही ह्यूज हो चुकी है। और अभी के दरमियान हमें डिस्टेंस एंशिएंट प्राइमेट के उस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग चुपचाप 10 सालों से बैठा हुआ होता और वहाँ पे अपने ध्यान को लगाया हुआ होता ताकि वो वहाँ के सारी चीजों को समझ सके। और अब फिर हमें प्राइमेट के उस सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सैक्रेड लैंड ऑफ ह्यूमैनिटी यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक एग्जिस्ट की थी। और यहाँ पे 10 साल बहुत ही कम होता है किसी चेंजमेंट के लिए। और हमें बताया जाता है कि वहाँ पे काउंटर वॉरियर्स अपने बालकनी में बैठ के इन सब कुछ सीख रहे थे। और यहाँ पे अगर कैमरा लगा के उन सबको देखा जाए तो इन 10 सालों में कोई एक भी बंदा नहीं था जो कि वहां से हिला भी हो। और यहाँ पे फिर मैं सीन चेंज के वहाँ के प्राइमेट के उस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि वो आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि इस प्राइमेट के उस सिटी के ऊपर 2 पावरफुल लिविंग स्लिट हाउस होते हैं जिनसे से एक एप मैन गोल्डन आर्मर होता है, उसमें अंदर ऐसी पावर लग रही थी कि वो स्पेस को भी कपा दे रही थी। और अब फिर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे एक और उसी के साथ होता है जिसके सर पे 2 ब्लैक हॉर्न्स होता है। और तभी वहाँ पे डिस्टेंस पे एक डार्क ब्लू आर्क यूनिवर्स शिप अपीयर होता है। और वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कहता है ट्रू यान टोंग यान। और यहाँ पे एक बंदा जो कि अपने डार्क ब्लू आर्मर पर्पल लॉन्ग हेयर ब्यूटीफुल लेडी होती है जो कि अपने शिप के कैबिन में आके उन सबसे मिलती है। और यहाँ पे ट्रू यान की वॉइस उससे अच्छे से बोलती है कि जेन। यहाँ पे वो दोनों फ्रेंड होते हैं और आप फिर वो कहते हैं कि ये बहुत ही लंबा सफर हो चुका है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं, यहाँ पे तुम दोनों बहुत ही रेयरली सीन होते हो। और आप फिर ये कहता है कि हम लोग इतने समय बाद मिल रहे हैं। और वो कहती है कि तुम्हारी जेट स्टेटस तो बहुत ही ऊपर हो चुकी है। तो ये सुनकर व्हाइट रॉब बंदा कहता है कि तो क्या हुआ, चलो हम सबको कहीं जाके रुकना चाहिए। और फिर हमें थोड़ी देर बाद ही एक पेक्यूलियर कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों डार्क लाइट गोल्डन लाइट में बन के चले जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ये ट्रू यान एम्परर, टोंग यान एम्परर, जेड एम्परर ये तीनों एब्सोल्यूट बेइंग है जिसके पास ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पावर है। और आपने ट्रू यान एम्परर, टोंग यान एम्परर को तो पहले से ही जानते होंगे क्योंकि लू फेंग के बारे में बात करते हैं जो लू फेंग को एक हिंट दिया होता है जिसके कारण लू फेंग अभी उस बालकनी पे जाकर उसको सीख रहा होता है। और अब फिर हमें वहां पे एक बार को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आके बैठे हुए होते हैं। और वहां पे जेड कहती है कि यहाँ का क्रिस्टल वाइन तो बहुत ही अच्छा है। और हमें दिखाया जाता है कि उस लिक्विड के चारों तरफ स्टार्स फ्लोट कर रहे होते जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे होते हैं। तो ये सुनकर ट्रू यान हंसते हुए कहता है कि तुम तो अभी 5 स्टार गैलेक्सी को पी रही हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अभी के मर्तबा यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट मारने की कोशिश कर रहा था। और हमें बताया जाता है कि ये एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इतना कि आप इसको समझ लो कि टोंग यान उससे कहती है कि तुम्हारा ये ड्रिंक है वो 30,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर है।
अब आप लोग इनके रहीसी के इस बात से अंदाजा लगा लो कि ये पीते भी है तो 30,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर, जबकि लू फेंग के पास एक मिक्स्ड एलिमेंट्स होना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अभी के दिन में लू फेंग के पास बहुत मिक्स्ड एलिमेंट्स थे, लेकिन अभी फिर हमें उन सबको दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब एक दूसरे से बात करते हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर यहाँ पे कई सारे बात करने के बाद वहाँ पे टोंगनाट एम्पर उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो जेड उससे स्माइल करते हुए कहती है कि हम यहाँ पे नाइट ऑर्डर्स के हिसाब से यहाँ पे आए हुए। तो ये सुनकर ट्रूयान शॉक होते हुए कहती है कि क्या नाइट, क्या उन्होंने यहाँ पे तुम्हें भेजा है। वही हमें बताया जाता है कि नाइट यहाँ पे बहुत ही अटेंशन देते हैं, यहाँ पे हर एक प्राइमरी केओस सिटी में 30 साल पे वो आते हैं और यहाँ का 1/3 टाइम इसी में बीत जाता है। और हमें बताया जाता है कि नाइट ही उन सारे होस्ट को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि हमने उस पर्पल जेड नाइट को देखा था जो कि लू फेंग और उसकी टीम 1000 बैचेस के जीनियसेस को कंडक्ट करवाया था। और यहाँ हमें बताया जाता है कि एक नाइट को इन सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए दिया होता है, और जो नाइट इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि उनमें से जितने भी जीनियस है, जिनमें से न्यूच्योर होकर आगे जाके स्ट्रांग बनेंगे, वो उसके अंदर सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी कारण ये लोग अपने इस काम को निभाते हैं। अब फिर उनमें और भी सारी बात होती है, लेकिन तभी टोंगयान एम्पर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे न्यू बैच इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पे स्पेशली एक बुलान है जिसने अपने आधे साल में 4th लेवल को क्लियर कर लिया है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे और भी बंदे थे, जिसमें से 7 बंदे ऐसे थे जो कि अपने सेकंड लेवल को पास कर चुके थे, जिनमें से फर्स्ट लेवल भी और बाकी पास कर चुके थे। और हमें 7 बंदों के बारे में बताया जाता है कि वो गुसिलो, लोंगयून, लियालाक्सी, टाओ, क्यासु, वुका, रोंगजुन होता है। और अभी की मर्तबा इसमें लू फेंग नहीं होता है, क्योंकि लू फेंग अभी भी बालकनी में बैठ के अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब लू फेंग आएगा, कमबैक करेगा, तो सबको शॉक कर देगा। और अभी के दरमियान यहाँ पे ट्रूयान स्माइल करते हुए कहती है कि वो रोंगजुन उसने अपने सेकंड लेवल को 4th ईयर में ब्रेक थ्रू कर दिया है और यहाँ पे ये सब बंदे इतने भी बुरे नहीं हैं। और अब फिर जेड स्माइल करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो बुलान नंबर 1 पे है, रोंगजुन नंबर 2 पे, और बाकी के सारे बंदे वो सारे पीछे, जिनमें की ह्यूज डिफरेंसेस उतना नहीं है। लेकिन ब्लड एक्स टाओ अभी लीडिंग में है। और अभी वो कहते हैं कि वो लू फेंग उसका परफॉर्मेंस भी तो अच्छा ही होगा। तो ये सुनकर टोंगयान बोलता है कि नहीं, मैं इतना क्लियर नहीं हूँ। और ट्रूयान भी कहता है कि हमने उस पर आंख बनाई रखी थी, लेकिन अभी के मर्तबा वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा। उसकी परफॉर्मेंस गुड है, लेकिन इस 10 सालों में जितने भी उसने इसको किया है, उसने अपना बहुत ही समय हंटिंग बेस्ड में बिता दिया है। वो अभी अपने लंबे समय से बालकनी में स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने हेवनली ब्रिज को एक बार भी ट्राई नहीं किया, जिसकी मदद से वो अभी फर्स्ट लेवल में ही अटका हुआ है। अभी के मर्तबा ये सुनकर जेड नोट भी कहती है कि हाँ ऐसा भी है, चलो मैं यहाँ पे आ ही गई तो किसी को अपने लिए टारगेट में सिलेक्ट करना ही। और अभी के दरमियान वो बुलान को टारगेट करती है कि उसको अपने अंदर लेना है, क्योंकि बुलान अभी ऐसा बंदा था जो कि 4th लेवल को ब्रेक थ्रू करके आगे निकल चुका था। और इनमें बहुत लंबी लंबी बातें होती है, जिनमें से इन सारे वॉरियर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इतना खास नहीं है। और अब फिर सीधे लू फेंग पे आते और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो आके लू फेंग को देखते हैं, जो कि अभी भी बालकनी पे वहाँ पे बैठ के पिछले 10 सालों से वहीं पे कर रहा होता है अपना मेडिटेशन। वहां पे अपने सारे कॉम्प्रिहेंशन लॉ को सीखने की कोशिश कर रहा है। और अभी के मर्तबा हमें जेड एम्पर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तो ये है बंदा। और अब फिर वो वहां से चले जाते हैं। हमें सीन चेंज कर बालकनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अभी भी क्रॉस करके लेक बैठा हुआ होता है और किसी को यहाँ पता नहीं था कि अभी लू फेंग अपने इंटरनल वर्ल्ड में है। और लू फेंग पिछले 10 सालों से अपने मोसा क्लैन को मैक ट्रेनिंग, पागलों की तरह ट्रेनिंग करवाए हुए लगा हुआ था। और यहाँ पे 10 सालों से मोसा क्लैन ने कभी भी रुका नहीं था अपने ट्रेनिंग को। यहाँ पे वो अपने पूरे तरह से डूबा हुआ था यूनिवर्स ऑरिजिन लॉ एसेंस को, और वहाँ पे उसने अभी तक फ्लो ऑफ टाइम को नहीं फील किया था, लेकिन वो अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा था ताकि वो आगे चल के इन सब को सीख सके। और हमें दिखाया जाता है बालकनी पे, जहाँ पे लू फेंग वहाँ पे अपनी फाइनली आंखें खोलता है और वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है। और अभी के दरमियान वो अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे वो चारों तरफ नजर फैलाता है। फिर लू फेंग उससे पूछता है कि बता आखिर मैं कितने लंबे टाइम से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो बता उसे रिप्लाई करती है कि यहाँ से तुम ज्यादा लंबे समय नहीं, बस 3 साल 9 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि तुम बोले थे कि 10 साल, लेकिन अभी के मर्तबा यहाँ का टाइम स्पेस फ्लो अलग तरीके से होता है, जिसके मदद से अगर 3 साल देखा जाए तो बाहर की दुनिया में 10 साल बीत चुका है। और अब फिर लू फेंग कहता है कि चलो मुझे अभी अपने हेवनली ब्रिज को भी अटेम्प्ट करना होगा, चलो मैं देखता हूँ कि मेरी पावर कितनी ज्यादा बड़ी है।
और अब फिर हमें सीन चेंज को वर्चुअल यूनिवर्स हेवनली ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने फुल आर्मर और बूट्स में आया हुआ होता है। वहाँ पे वो सेंटर आइलैंड में अपीयर होता है, जिसे देखकर वॉचमैन बेविन जब उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये 10 साल हो चुके हैं, तुम यहाँ पे बहुत लंबे समय से नहीं आए, लेकिन तुम्हारे कॉमरेड्स ने इन सालों में बहुत बार ट्राई किया है। तो लू फेंग कहता है कि मैं बस अपनी ट्रेनिंग में डूबा हुआ था। तो ये सुनकर वॉचमैन बेविन सरप्राइज होते हुए कहता है कि ठीक है, और अब फिर वो लू फेंग को देखता है और कहता है कि ये लू फेंग ये पहले से बहुत ही बदल चुका है, इसकी पावर लगता है बढ़ी हुई है। और अब फिर लू फेंग उससे कहता है कि क्या मैं 9 यूनिवर्स हेवनली ब्रिज में जा सकता हूँ? तो वॉचमैन उससे स्माइल करते हुए कहता है कि अभी 9 यूनिवर्स ब्रिज में कोई नहीं, इसलिए तुम जा सकते हो। लू फेंग कहता है ठीक है। और अब फिर लू फेंग अंदर जाने लगता है और अभी के दरमियान वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था और वॉचमैन भी अपनी बड़बड़ाते हुए कहते हैं ये अलग दिख रहा है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग ने पहले ही फर्स्ट लेवल को पास कर चुका था, इसी कारण वो सेकंड लेवल में डायरेक्टली जा सकता था। और अब फिर लू फेंग वहाँ पे पहुंचता है, वहाँ पे फिर से उन बादलों की आवाज आती है कि आखिर तुम कैसा ऑफलाइन चूज करना चाहते हो, तुम किसी भी फाइटर स्पेस टू द कंट्रोलर हिप्नोटिस्ट किसी को भी चूज कर सकते हो, और जब तुम इसको विन कर लोगे तो तुम अपने सेकंड लेवल को कंप्लीट कर लोगे। और अब फिर लू फेंग इसके बारे में सोचता और कहता कि मैं चूज करता हूँ फाइटर को। वह में दिखाया जाता है कि वहां पे पहले ही की जैसे एक ब्लैक लिक्विड फ्लिप करके उस मिस्ट से बाहर आती है, उसमें से एक मिस्टीरियस बंदा फॉर्म होता है जो कि अपने पास मास्क वियर किए हो, जो कि अपने पास ब्लैक आर्मर पहने हुए होता है। और अभी के मर्तबा उसने अपने हाथों में 2 ब्लेड्स को लिए हुआ होता है। वो लू फेंग से थोड़ा सा लंबा होता है और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। यहाँ पे लू फेंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है और हमें अभी के दिन में लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके पास भी एक ब्लेड होता है और वो एक तलवार होती है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो इन सालों में रहते रहते अपने दाढ़ी को नहीं काटा होता है और उसके बाल भी बड़े हो चुके होते हैं और कहता है कि मैं अभी अपने बड़े बालों को नहीं रखता। और फिर हमें उस मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ घूरते हुए कहता है कि चलो अपने वेपन को निकालो। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और लू फेंग अपने पास से 2 वेपन्स को निकालता है, उसके हाथ में एक 6 एज शील्ड होता है, वहीं पे उसके पास एक एब्सोल्यूट वॉर शील्ड होता है, उसके हाथ में ब्लड शैडो ब्लेड होता है, द गोल्डन शैडो ब्लेड। और अब फिर लू फेंग उसके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब फिर लू फेंग के बारे में बताया जाता है कि उसकी ब्लेड की टेक्निक सेकंड लेवल पे आ चुकी है और उसने अपने यूनिवर्स स्पेस ओरिजिन लॉ के फर्स्ट बेसिक को भी सीख लिया होता है। यहाँ तक की बात करें नॉन आर्मेंट्स ऑफ ब्लेड टेक्निक्स की तो यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकता था, और जब इसने इस पाथ को चूज किया तो वो किसी भी वेपन को चूज कर सकता था। और अब फिर हमें उस ब्लैक क्लोथ मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ बढ़ जाता है बहुत ही स्पीड में। लू फेंग भी कहता है कि चलो आ जाओ। और अभी के मर्तबा लू फेंग की आंखों में मैडनेस दिख रहा था। वह फिर लू फेंग उन सब के आगे बढ़ता है, जिसके आगे बढ़ते पीछे कई सारे इमेजेस छूट जाते हैं। और यहाँ पे लू फेंग की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, वो अपने स्पेस ओरिजिन को यूज कर रहा था। और अब फिर लू फेंग की आंखों में पियर्सिंग साफ झलक रहा था, वो पूरे माउंटेन के जैसे रोड करके उस पे अटैक कर रहा था। तो ये देखकर वो मिस्टीरियस मैन भी शॉक हो जाता है और कहता कि इतना फास्ट। हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने दोनों हाथों से ब्लेड्स को यूज करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश की। और यहाँ पे हमें उस ब्लैक आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो कि इस अटैक से बहुत ही दूर जाके गिरता है, उसके नी में थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो ये देखकर वो ब्लैक आर्मर भी शॉक होते हुए कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल ब्लेड टेक्निक है। और आप फिल्म में दिखाया जाता है कि वो ब्लैक आर्मर मैन उड़ता है, अपने पीछे 6 इमेजेस को अपीयर कर देता है। और अभी के मर्तबा वो बहुत ही डिफरेंट टेक्निक को यूज कर रहा था और लू फेंग लगातार अटैक करने लगता है। तो ये देखकर लू फेंग हंसने लगता है और कहता है कि तो ये एक्चुअली वर्ल्ड स्टैंड है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने पीछे भी इमेजेस छोड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उसके सामने ही आ जाता है और वो अपने राइट आर्म से उस पर अटैक करता है, जिसके कारण उसकी आर्मर एक्सपैंड हो जाती है और उस पर बहुत ही जोर का ब्लो लगता है। उन दोनों की एक दूसरे की अटैक एक दूसरे से टकराती है। और अभी के दरमियान हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और हमें उस ब्लैक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने सारे टेक्निक जिसमें इल्यूजन, नाइट में हेट्रेड, पेंसिल, बड़ी, हेवन सेंड ये सारे को यूज करके मार रहा होता है। और अभी के मर्तबा लू फेंग अपने 6 मूव्स को यूज कर रहा होता है और ये मोसा क्लैन की इल्यूजनिस्ट 7 ब्लेड्स की टेक्निक
होती है जो कि मोसा क्लैन के उसने सीखते समय स्टडी किया होता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जिसमें 7 टेक्निक आते हैं, लेकिन अभी के दिन में लू फेंग 6 को यूज कर रहा था, जिसको देखा जाए तो नाइटमेयर, इल्यूजन, पेंसिल, बड़ी, डचमैन पाइप, हेवन सेंट, हेट्रिड। और यहाँ पे लू फेंग डचमैन पाइप को नहीं यूज किया होता है। या फिर लू फेंग इन सब का नाम यूनिवर्सल लैंग्वेज के तहत पर दिया होता है। और हमें बताया जाता है कि ये सारी टेक्निक ऐसी हैं कि इनमें से कई टेक्निक फाइटर्स के लिए बनी है, कई तो असासिनेशन के लिए बनी है, कई क्लोज कॉम्बैट के लिए फिट होती है, कहीं पे स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। और लू फेंग इन सारी मूव्स को एक ही साथ यूज कर रहा था, जिसके कारण उसकी इल्यूजनी 7 डेज की टेक्निक बहुत ही स्ट्रेंथिंग हो चुकी थी। और अब फिर लू फेंग की यहाँ फेवरेट डचमैन पाइप को दिखाया जाता है, जो कि एक पिकिंग लाइफ फ्लावर्स होती है जो चुन के एक ही बंदे को मारती है। और ये समझ लो कि एक असासिनेशन का तरीका है कि पास जाओ, उसके गले को काट कर वहीं पे मार दो। और अब फिर हमें बताया जाता है कि लू फेंग जब मोसा क्लैन के बॉडी के साथ इल्यूजनी मैनुअल को पढ़ रहा था तो उसने डचमैन पाइप टेक्निक को यूज किया था। और ये मूव सूटेड है असासिनेशन के लिए। ये ऐसा है कि और इसमें हमें वॉरियर्स के बहुत ही एक्सट्रीम स्पीड को रखना होता है और यहाँ पे वो पास जाके उसको मार देता है, जिसके कारण अगर अपने उसको ब्लॉक भी करना चाहे तो वो नहीं कर पा सकता। और ये बहुत ही सिक मूवमेंट है। और फिर लू फेंग यहाँ पे अपने इसी मूव को यूज करने वाला था। और फिर लू फेंग कहता है कि चलो शुरू करते हो। हमें उस मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता जो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये इतना भी आसान नहीं था। तो लू फेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि मेरा नेक्स्ट मूव मैं इसको अनलीज करने वाला हूँ, जिसका नाम है डचमैन पाइप, और मैं तुम्हें इससे मारने वाला हूँ। तो ये सुनकर ब्लैक आयरन मैन भी साफ्टर हुए जो कहता है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो अपने ब्लड इल्यूजनी ब्लेड को लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। और ये देखकर वो ब्लैक आयरन मैन की आंखें चौड़ी हो जाती है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के वो 2 ब्लेड्स वो दोनों कंप्लीटली काउंटलेस इमेज बन जाते हैं जो कि उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ के लू फेंग की ब्यूटीफुल आर्ट बीम उसके तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पे वो ब्लैक आर्मर मैन उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसको कर नहीं पाता। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उसके बहुत ही नजदीक आ चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उसके गले पे ब्लेड लग चुका होता है और हमें उस मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये बहुत ही फास्ट है। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग कहता है कि हाँ ये सच में फास्ट है। और लू फेंग उसके गले को काट देता है अपने डचमैन 5 अपीयर्स के कारण और वहाँ पे लू फेंग जीता जाता है। और अभी के में लू फेंग यहीं पे जीता जाता है और हमें सीन चेंज का प्राइमेट केओस सिटी टोंगनान एम्परर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ पे वो जेड से पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो वो जेड बोलता है कि यहाँ पे मैं 20 दिनों से रह रहा हूँ, आखिर यहाँ पे क्या ही मेरे लिए है। मैंने बुरान और रोंग जुन को यहाँ पे चुन लिया, वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। यहाँ के पास बाकी सबकी स्पेशल एबिलिटीज है लेकिन वो इतने ज्यादा पसंद नहीं आएंगे सर नाइट को। लेकिन तभी उन सबके पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे ट्रू यान ये देखकर शॉक हो जाता है। तो ये देखकर टोंगनान जेड एम्परर भी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। और हमें दिखाया जाता है कि ट्रू नान उससे बोलते कि वो लू फेंग का बंदा उसने अपने सेकंड लेवल को पास कर दिया। तो ये देखकर जेड नेट भी शॉक होते हैं और कहते हैं कि सेकंड लेवल को उसने पास कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक एक्सेप्शनल जीनियस है, आखिरकार वो इतना इसको पास कर नहीं सकता है। लेकिन वो बहुत ही लंबे समय बाद अपने सेकंड लेवल को क्रॉस कर पाया, लेकिन उसकी अभी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है। तो ये सुनकर ट्रू यान कहता है कि नहीं, उसने एक्चुअली क्लोज कॉम्बैट में पास किया। तो ये सुनकर टोंगनेन और जेड दोनों शॉक हो जाते हैं कि क्या क्लोज कॉम्बैट। और मैं यहाँ बताया जाता है कि सारे फाइटर्स की स्पेसिबिलिटी अलग अलग होती है, जैसे कि ये कंट्रोलर अपने कंट्रोलर में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वहीं पे फाइटर अपने फाइटर में ही। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने कंट्रोलर होकर एक फाइटर से जीता होता है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग के इस कारनामे से क्या होता है, क्या उन लोगों को और भी झटका लगने वाला है और आगे चल के लू फेंग 3rd लेवल को भी चैलेंज करने वाला है। तो क्या देखते हैं कि लू फेंग उस 3rd लेवल को ही क्रॉस कर पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।